नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। काबुल पर कब्जे के 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद अब तालिबान ने ऐलान किया है कि वहां की जो पंजशीर वैली है, पंजशीर घाटी, जो आखिरी ऐसी जगह थी जहां जो तालिबान के कब्जे से बाहर थी, वो भी अब उसके कब्जे में आ चुकी है। वहां अभी तक रेजिस्टेंस चल रहा था। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जो एक संगठन बना हुआ था, वो अभी तक रेजिस्ट कर रहा था तालिबान को। वो ढेर हो चुका है। तालिबान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब ये हिस्सा भी उसके कब्जे में आ चुका है, यानी कि भौगोलिक रूप से पूरा अफ़गानिस्तान अब तालिबान के कब्ज़े में है और अब कुछ ही दिनों बाद उनकी नई सरकार देखने को मिलेगी। तो ये बाकायदा पंजशीर जो वैली है, वहाँ उसके दरवाज़े पर बाकायदा जाकर तालिबान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब सब कुछ हमारे कब्ज़े में है। जो गवर्नर्स का जो कंपाउंड था, उसके दरवाजे पर खड़े होकर तालिबान ने इस बात का ऐलान कर दिया। उसमें आप देख रहे थे इस दौरान जबकि ये फ्रंट लड़ रहा था, अभी तक ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट था, इसको भारत के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर आप देख रहे थे। इसमें खासकर ये एक महत्वपूर्ण चेहरा है जिन्हें आप जानते भी होंगे, फ़हीम दश्ती, जो कि स्पोक्सपर्सन थे इस नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के, और ये फेडरेशन ऑफ अफ़गान जर्नलिस्ट के एक मेंबर भी थे, फेडरेशन ऑफ अफ़गान जर्नलिस्ट। इनकी भी मौत हो गई, इनकी भी हत्या कर दी गई है इस पूरे हमले में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से तालिबान का जो अब नए प्रधानमंत्री के तौर पर जो नाम सामने आ रहा है, वो है मुल्ला हसन अखुंद। ये बड़े लाइट वेट नेता माने जाते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अलग अलग जो फैक्शंस और जो गुट हैं तालिबान के, उसमें स्वीकार्य है इनका नाम, इसलिए हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर ये नज़र आएँ। तो फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अब अगली सरकार तालिबान की बनेगी, जो भी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय मीडिया में इसको लेकर जो कवरेज है वो वाकई बेहद हास्यास्पद है और पूरी तरीके से कई जो चैनल्स हैं, जो नेटवर्क्स हैं, वो जितनी सनसनी फैला रहे हैं तालिबान को लेकर, तालिबान की सरकार को लेकर, अफ़गानिस्तान को लेकर, झूठी खबरों की हद यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आप ये वीडियो देखिए कि ये एक अहम टीवी नेटवर्क है भारत में जिसने ये चलाया कि पंजशीर का ये वीडियो उनके पास मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। उन्होंने काफ़ी देर तक इस पर कमेंट्री की इस वीडियो पर। पता चला कि ये एक वीडियो गेम है। वीडियो गेम के वीडियो को एक्सक्लूसिव कह के इस चैनल ने चलाया। बिल्कुल शर्मिंदगी की हद तक भारतीय मीडिया जो है, सो कॉल्ड दरबारी मीडिया, इस हद तक आ चुका है कि दूसरे देश में जो एक संकट का काल आया हुआ है, उसमें भी फेक न्यूज़ फैलाकर, वो सिर्फ सनसनी फैलाकर टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा कि जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ तालिबान ने इस बात को डिक्लेयर किया है, अलग अलग जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन नज़र आ रहे हैं, तालिबान ने ये तो कह दिया है कि उनकी सरकार बनेगी अब, लेकिन क्या इस सरकार को अंदरूनी स्वीकार्यता मिलेगी? क्या उसको वो एक्सेप्टेंस मिलेगा जिसके लिए जो ज़रूरी है एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए? क्योंकि अभी ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर, इसमें महिलाएं आपको ज़्यादातर सड़कों पे नज़र आ रही हैं। वो आज़ादी आज़ादी के नारे भी लगा रही हैं। इसके अलावा आप ये देखिए जो बोर्ड हैं इनके हाथ में, जो पैम्फलेट्स अलग अलग जगहों पर उन्होंने छपवाए हैं। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं इन प्लेकार्ड्स में भी लिखा हुआ है डेथ टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान विरोधी नारे, प्रो आज़ादी नारे लग रहे हैं। इसके अलावा क्लैश भी देखने को मिल रहा है वहाँ सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वो और तालिबान के जो लड़ाके हैं उनके बीच में। तो किस तरह से ये आगे बढ़ेगी बात, और भारत चूँकि पड़ोसी देश है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात। इसी के साथ साथ द वायर की जो डिप्लोमेटिक एडिटर हैं देवी रूपा मित्रा, उनकी एक ख़ास रिपोर्ट मैं चाहूँगी आप पढ़ें और देखें कि किस तरह से भारत, जो कि एक करीबी दोस्त रहा, भारत ने बाकायदा $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया अफ़गानिस्तान में, जिसमें पुल बनाने से लेकर, स्कूल बनाने से लेकर, बिजली पहुंचाने तक बड़े बड़े शहरों में ये सारा काम किया। भारत स्कॉलरशिप देता रहा है। इलाज के लिए आप देखेंगे किसी भी अस्पताल में चले जाइए आप, दिल्ली, बॉम्बे के बड़े बड़े अस्पतालों में, वहाँ आपको नज़र आएंगे जो अफ़गान लोग हैं अपना इलाज कराने आए हैं। क्योंकि इतने दशकों की जंग के बाद ये मुल्क पूरी तरीके से टूट चुका है। अच्छे कॉलेजेस या अच्छे अस्पताल बहुत मुश्किल से वहाँ पर मैसर हो पाते हैं और भारत ज़ाहिर है उनके लिए नज़दीक है, तो यहाँ पर आते हैं। और भारत चूँकि एक बहुत फ्रेंडली नेशन भी माना जाता है। लेकिन अब इस पूरे क्राइसिस में भारत की जो वीज़ा पॉलिसी, जो नई वीज़ा पॉलिसी जिसकी हाल ही में तारीफ़ हो रही थी, उसको लेकर ये फिक्र पैदा हो रही है कि सबसे पहले तो भारत ने जो वीज़ा जिन लोगों को इशू किए हुए थे वो सब कैंसिल कर दिए,
और अब उसके बाद अब ई वीज़ा का एक प्रोविज़न शुरू हुआ है, लेकिन पता चला है कि ये जो मिसलेनियस एक्स ई वीज़ा की जो शुरुआत की थी उनमें ज़्यादा वीज़ा नहीं इशू किए जा रहे हैं। ऐसे में देवी रूपा ने अलग अलग लोगों से, वहीं अफगानिस्तान में जो लोग हैं उनसे बातचीत की। तो इस मुद्दे पर भी मैं चर्चा करूंगी कि क्या इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग है। इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय। अफगानिस्तान में ये महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय मौजूद हैं, जो भारत में अलग अलग अखबारों के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर द हिंदू से लेकर एशियन एज अखबार। और फिलहाल एशियन एज अखबार में आप खासकर अफगानिस्तान पर उनके जो कॉलम्स लिख रहे हैं वो ज़रूर आप पढ़िए। लेकिन आनंद सहाय जी की एक और जो महत्वपूर्ण पहचान है उनमें ये है कि वो अफगानिस्तान में एक पत्रकार की हैसियत से काम कर चुके हैं और वहाँ पर एक अखबार के एडिटर भी रहे। वो अखबार का नाम था अफगानिस्तान टाइम्स। और जब मैं गई थी 2014 में अफगानिस्तान, से उनसे काफ़ी मशवरा सलाह लेकर वहाँ गई थी। आनंद साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपसे इससे पहले कि मैं आपसे बड़े सवाल पूछूं जो कि एक बड़ी तस्वीर दिखाते हुए, मैं जो पंजशीर वैली वाली घटना हुई है जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब पूरा अफगानिस्तान उनके कब्जे में है और वो सरकार बनाएंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये कहना दुरुस्त है कि आज उनके कब्जे में पूरा अफगानिस्तान है। कब्जे का माने ये हुआ कि जो ताकत है, जो मिलिट्री फोर्स की ताकत उनके हाथ में है। लेकिन एक तो वो बात हो गई, लेकिन ये जबरदस्ती वाली ताकत है। इसमें हमें नहीं लगता कि लोगों के दिल को उन्होंने जीता है। मैंने हाल में ही कुछ लिखा था, उस पर मेरा ख्याल है कि ये जो महिलाओं की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो ख्वातीन जो हैं पूरे अफगानिस्तान की, और किसी एक हिस्से की नहीं, इनके इनके मुजाहरे हो रहे हैं, इनके प्रदर्शन और प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। और सब जगह इन्होंने औरतों की आज़ादी की, औरतों की इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की, एजुकेशन में, हेल्थ में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, सोशल प्रोसेसेस में। देखिए, आज मैं हैरान रह गया। एक मेरे पास एक मेरे मित्र ने एक भेजा मुझे क्लिप, छोटा सा। उसमें कोई 100, 150, 200 महिलाएं जो हैं वो आज़ादी आज़ादी, उस वर्ड को तो मैंने पहचान लिया। और बाकी क्या। आनंद साहब जी, मैं आऊंगी इस बात पर कि महिलाएं क्या कह रही हैं, कैसे वहां एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, रैलियां हुई हैं। मैं पहले एक क्रमवार तरीके से मैं आती हूं कि पहले, सबसे पहले पंजशीर पे मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या अब ये माना जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान का कोई विरोधी नहीं है और ये सिर्फ कुछ दिनों की एक फॉर्मेलिटी है कि वहां अफगानिस्तान में तालिबान की फुल फ्लेजेड सरकार बन जाएगी? इस बात पे इसको डिस्कस करने के लिए हमें दो पहलू देखने पड़ेंगे। इन्होंने सारे प्रोविंसेस में उनके जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर ये मुमकिन है कि इनके लोग जाके बैठ जाएं और पोजीशन पकड़ लें। लेकिन हर जगह जो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां, और जो गैर पश्तून एरियाज हैं वहां पे, हर जगह तालिबान सरकार ने जो रुख अभी हाल में इनका देखने को मिला है, उससे घबरा करके लोग परेशान हैं और हर जगह बाहर निकल रहे हैं सड़कों पर। ये क्या अंजाम पकड़ेगा, क्या अंजाम लेगा, वी कैन नॉट से फॉर श्योर, वी डू नॉट नो। बहुत अहम बात है आप जो कह रहे हैं कि फिलहाल की क्या जो इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस और विश्वास वो हासिल करे, उस पर मैं आऊँगी कि कैसे हाल ही में रूस से लेकर और टर्की से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक के इस बारे में प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके क्या मायने हैं। लेकिन जल्दी से मुझे ये पूछ लेने दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के से अलावा सबसे पहली बात है कि क्या एक इंटरनल कंसेंसस बन पाएगा, एक आम राय तालिबान को लेकर। अब मैं आ जाती हूँ उस वीडियो को लेकर जिसमें आपने सुना आज़ादी, मैंने भी आज़ादी सुना। मेरा जो इंट्रोडक्शन था उसमें दर्शकों को हमने दिखाया भी कि कैसे उसमें बेशतर, हालांकि हिजाब में है लेकिन महिलाएं नज़र आ रही हैं। जाहिर है वो अफगानिस्तान का एक तरह से एक ब्रॉडर कल्चर भी है, तालिबान से पहले भी और तालिबान के दौरान भी, हो सकता है उनके बाद भी रहे। लेकिन इस तरह से महिलाओं का बाहर निकलना या प्रदर्शन होना, किसी भी तरह की, महिला पुरुष, या जो पिछली जो तालिबान की सरकार थी, क्या उसमें ये आम बात थी? आपको लगता है कि ये नया तालिबान शायद कुछ एक तरह से कहा जाए, उर्दू में एक शब्द होता है शर्मा हुजूरी, यानी कि दूसरे को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन ये इजाज़त दे रहा है कि आप सड़क पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं? सड़क पर आकर प्रदर्शन करने का जो ट्रेडिशन हमारे देश में है, जो फ्रांस में है, ऐसा बहुत कम जगहों में, ये जो ब्रिटेन में है, अफगानिस्तान में नहीं के बराबर है जो मैंने देखा। लेकिन इस बार आप देखेंगे जहां जहां प्रदर्शन हुए, और जलालाबाद में
क्योंकि बिल्कुल पश्तून एरिया है, हार्डकोर पश्तून एरिया है। वहां तो गोली चलाई गई उस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, उसमें आदमी भी था और औरत भी थी, जितने भी थे। गोली चली, कुछ लोग मरे, कुछ लोग घायल हो गए। खोस्त में गोली नहीं चली, लेकिन औरत मर्द दोनों थे। वो अपने इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा लेकर और इस्लामिक एमिरेट के झंडे को उतार करके, इसी बात पे उनको तालिबान के जो फाइटर्स हर जगह घूम रहे हैं बंदूक, सोफिस्टिकेटेड गन्स लेकर के, उनको गुस्सा आया, किसी ने गोली चला दी। मैं नहीं, ये नहीं कह रहा कि गोली चलाना जो है सबसे ऊपर के हाईकमांड से आके उनको वो आदेश मिला होगा, लेकिन गोली चली उनके ऊपर, ये तो आम है। और हर जगह जहां जहां डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, कुछ तो ओनली विमेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन विमेन इश्यूज और कुछ विमेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नेशनल इश्यूज, दोनों ही बातें हैं। तो एक मेरे में एक सवाल है कि आर विमेन बिकमिंग द न्यू इंसर्जेंसी? आर विमेन बिकमिंग द न्यू इंसर्जेंसी? इस पर हमको गौर करना होगा। इस सवाल पर, ये गहरा सवाल है, क्योंकि पिछले 20 सालों में चाहे अमेरिका की जितनी क्रिटिसिज्म कर लें, चाहे जो सरकारें वहां रही उनकी जितनी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन एक बात तो जाहिर है कि सिविल सोसाइटी इतनी ऊपर उठ के आगे बढ़ गई, जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस हैं वो उतने आगे नहीं बढ़े। सिविल सोसाइटी आगे बढ़ निकली उससे। करीब 2.5 या 3 मिलियन बच्चियां वो स्कूल और कॉलेज में गई और आगे निकल के जो बनना था उनको बन गई। आपकी तरह मीडिया में वो भी हैं, टेलीविजन पे बड़े बड़े एंकर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, स्पोर्ट्स पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, सब जगह हैं, फैल गई हैं चारों तरफ। और कुल 20 साल के अंदर अब आप ये देखिए किस रफ्तार से, अगर घर की बच्ची आगे बढ़ के उतनी दूर चली जाती है, तो यानी एक बहुत बहुत रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आदमी कभी उसको मानता है, कभी नहीं मानता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और खासकर ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या इस 20 साल के बदलाव में जो अफ़गानिस्तान का समाज इतना आगे बढ़ गया है, तालिबान जबकि पहाड़ियों में छिपा रहा, अंदर गुफाओं में रहा, उस दौरान जब उसने अफ़गानिस्तान, उस बदलते हुए अफ़गानिस्तान को नहीं देखा, अब जब वो सरकार बनाएगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा? और उस क्लैश की तरफ ही आप इशारा करें, बहुत अहम बात है। और शायद इसीलिए आपकी तजुर्बेकार नज़रें, मुझे काफ़ी फ़िक्र नज़र आ रही है आपके शब्दों में, जो आप नहीं भी कह पा रहे हैं उसमें भी मुझे फ़िक्र नज़र आ रही है कि अब अफ़गानिस्तान का क्या होगा। ये जो एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तानी विरोधी जो नारे लगाए गए, जो रैली हुई, लोग कह रहे हैं कि हमें किसी विदेशी ताकत या पाकिस्तान, बाकायदा बोला कि डेथ टू पाकिस्तान, ये फ़ारसी में बोल रहे हैं इसी खासकर क्लिप में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान विरोध किस तरह से नज़र आ रहा है? हम जानते हैं कि पाकिस्तान सक्रिय रूप से वहाँ पर सरकार बनवा रहा है, पड़ोसी देश है, हज़ारों लाखों की तादाद में अफ़गान लोग वहाँ रहते हैं, काम करते हैं पाकिस्तान में। और पिछले भी जब संकट हुआ था तब भी लाखों की तादाद में, शायद 20 लाख से भी ज़्यादा अफ़गानी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ के सांस्कृतिक रिश्ते तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन जो राजनीतिक दखल अंदाजी है, क्या उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं लोग? इन्होंने, अफगानिस्तान के लोगों ने कभी नहीं माना। जो पश्तून इलाके हैं, पश्तून को अफगान भी कहते हैं। अफगान का मतलब अफगानिस्तान का निवासी नहीं, अफगान का मतलब वहाँ लोकल भाषा में पश्तून होता है, पठान जिसको हम कहते हैं। पठान तो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है हमारे पास, वो खुद अपने आप को पश्तून कहते हैं वो लोग। तो आज से नहीं, जिस दिन से पाकिस्तान बना 47 में, अगस्त 47 में, उस दिन से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का विरोध किया। तो अभी किसी के उकसाने और चढ़ाने पे सब नहीं हो रहा है, तब से किया। क्योंकि ड्यूरेंट, अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो ड्यूरेंट लाइन 1893 की बनाई हुई है। सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट एक टॉप ब्रिटिश ऑफिशियल थे। उन्होंने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को डिवाइड कर दिया, तकसीम करके एक हिस्सा खींच के ले आए वो ब्रिटिश इंडिया में, और एक हिस्सा रखा अफगानिस्तान के साथ। ये उनकी सोवियत उस समय की जो पॉलिसी थी, एंटी रशियन पॉलिसी थी, उससे खौफ था उनको, इसके वो किया गया। The Afghans never accepted it. They never accepted it. In fact, शायद आपको ये पहले से मालूम हो ये बात कि पेशावर जो है वो अफगान के जो अमीर अमराव जो लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका वो विंटर कैपिटल होता था।
क्योंकि जो उनका रियल कैपिटल काबुल है, इतनी बर्फ होती, इतनी कड़क की ठंड होती है, भाग के वो पेशावर आते थे। पेशावर वाज दैट कैपिटल बिफोर 1893। उसको अंग्रेजों ने हड़प लिया। तो पाकिस्तान अंग्रेजों का सक्सेसर स्टेट बना, उसको उन्होंने कभी नहीं बदला, कभी नहीं। और जब बन गया तो उसके बाद भारत का जो वो रहा है रिलेशनशिप पाकिस्तान का, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इतना इन्फ्लुएंस हो कि हम भारत का कोई शौक आ जाए तो एब्जॉर्ब करें। तो इसलिए उसको हमेशा अपने अंडर रखते थे। और भारत का कोई इन्फ्लुएंस वहां हो तो उसको रोकने की हर कोशिश की गई। पिछले 20 सालों में हर कोशिश की गई। और ये भी कहा गया कि ये एक परोक्ष रूप से जो है एक इनडायरेक्टली एक बैटल ग्राउंड बन गया अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के लिए। जी, कहा जाने लगा। पाकिस्तानियों ने इस बात को कहा, कुछ डेमोक्रेटिक माइंडेड अमेरिकन से ये बात कही, ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स ने ये बात कही, लेकिन हम ब्रिटिश और अमेरिकन पे हम ना जाएं। इनकी तो हमेशा डिवाइड रूल, देश के दुनिया के हर कोने में इसको उसके साथ भिड़ाओ, उस तरह की पॉलिसी रही है। लेकिन अफगानिस्तान की आवाम जो है, उनकी क्या सोच है, वो देखना है आप। जी हाँ, तो अभी मैं 3 देशों का जिक्र करूंगी। मैं जल्दी से आनंद कुमार सहाय जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। खासकर इस मुद्दे को लेकर 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगी। जो भारत की पॉलिसी है, वीज़ा पॉलिसी, क्योंकि भारत एक दोस्त देश है और ख़ासकर भारत की और अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, सरकारों के अलावा वो आपस में दोस्त हैं। आप भी रहे हैं अफ़गानिस्तान में, मैंने भी वहाँ कुछ शहरों का दौरा किया और देखा कि कितनी गुडविल है भारत को लेकर वहाँ पर। मतलब एक तरह से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो सांस्कृतिक जो हमारे रिश्ते हैं उसको लेकर बिल्कुल, चाहे यहाँ की फिल्में हों या वहाँ से लोगों का आना जाना, उस पर मैं ज़रूर बातचीत करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये भी महत्वपूर्ण है बताना कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जो अलग अलग देश हैं, उसमें ख़ासकर मैंने बयान देखा टर्की का। उन्होंने कहा हमें कोई जल्दबाजी नहीं है अभी तालिबान को मान्यता देने की। इसके अलावा यूएस से भी इस तरह का बयान आया, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, यानी अभी बहुत देर है ये फैसला करने में कि क्या तालिबान को मान्यता दी जाएगी या नहीं। रशिया का भी कुछ इस तरह का जवाब था, रशिया के एम्बेसडर का, कि अभी हम देख रहे हैं इसको, देखिए अभी तालिबान किस तरह से करता है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जो ये वीज़ा को लेकर पॉलिसी है, खासकर देवी रूपा मित्रा, भारत के हमारे द वायर में ही मेरी सहयोगी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है कि भारत की जो पॉलिसी रही है उसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति है। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। भारत की जो वीज़ा पॉलिसी रही है वो काफ़ी लिबरल रही है। इसके अलावा भारत ने काफ़ी एनकरेज किया है, वहाँ की लड़कियों को भी यहाँ लाके पढ़ाने की भी कोशिश की है, स्कॉलरशिप्स देने की कोशिश की है। अभी वो ये बता रही हैं कि जिस बात की बहुत तारीफ़ हो रही थी, ठीक तालिबान के कब्ज़े के अनाउंसमेंट के 2 दिन बाद ही भारत की सरकार ने जो इमरजेंसी वीज़ा का ऐलान किया, उस वीज़ा कैटेगरी में या तो नन या नेग्लिजिबल, या तो कोई वीज़ा अभी तक नहीं दिया गया या इतने कम दिए गए हैं जिनको गिनना मुश्किल है। ये मैंने देवी रूपा मित्रा की स्टोरी देखी, अच्छी स्टोरी है। उन्होंने बहुत मेहनत करके वो स्टोरी की है और हकीकत को वो साफ दिखलाती है, साफ तरीके से। अव्वल तो देखिए, हमने वहाँ पे डैम बनाए, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस खींच के लाए उज्बेकिस्तान से। काबुल शहर में जो बिजली, काबुल शहर का जो रोशन जो हो रहा है शहर, वो इंडिया के इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स की वजह से हो रहा है। और हमने तमाम इस तरह के उस देश के 34 प्रोविंसेस में जाके हमने गांव के लेवल पे काम किए हैं। वो सब एक बात है और बड़े अहम बात है। लेकिन जो गुडविल हमारी है उसके 2 और रीजंस हैं। एक तो 1000 स्कॉलरशिप्स देना और मेडिकल वीजाज देना। छोटी मोटी चीजों के लिए वो बंदा चला जाता है पेशावर, और अदरवाइज आपने देखा होगा दिल्ली के हर अस्पताल में आता है। ये जो डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट जो है, इसका इतना बड़ा रोल है, इसका पॉलिसी मेकर अंदाजा नहीं कर सकता है। जो आदमी वहां रहा है वो समझ सकता है इस बात को। हिंदी फिल्में अपनी जगह पे हैं, कल्चर और हिस्ट्री पुरानी हमारी कनेक्शन वो एक जगह पे है, लेकिन जो आना जाना बराबर जो लगा रहता है। आप देखिए जो फ्लाइट्स आती थी, कितने 4-6 फ्लाइट्स रोज निकलती थी अलग अलग, जैम पैक्ड, बैठने की उठने की जगह नहीं है। इसकी यही वजह, वीजा आपने बंद कर दिया। असमंजस की तो बात है, हैरानी की बात है, लेकिन मेरे अंदर कोई और बात भी है कि क्या हमारे शॉर्ट साइटेड पॉलिसी की 1-2 अच्छे बयान आए उस तरफ से, उनको देखकर कि वो हमारे साथ
चूंकि तालिबान के अंदर भी इतने ग्रुप्स हैं, इसकी भी हमारे लोगों को इतनी वो नहीं है, डिटेल समझ नहीं है। उनके एक लीडर ने कहा, अच्छी बातें कही, तो शायद मैं गेस कर रहा हूं, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि ये समझ के कि वही जो है आने वाला तालिबान रूल जो होगा, गवर्नमेंट बनी नहीं है, वो बुनियादी तौर पे एंटी इंडिया नहीं होगा, और उसकी तैयारी में जो लोग आ रहे हैं, कुछ उनमें से पुरानी सरकार से जुड़े हो सकते हैं, कुछ लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे हो, तो ये दिखलाने के लिए कि हम जो है अपने पुराने पॉलिसीज जो हमारी हैं उन पे थोड़ी देर के लिए ही सही रोकथाम कर रहे हैं, एक एज अ सिग्नल टू द इनकमिंग ओवरलॉर्ड्स। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे। मैं समझ रही हूँ आपको कि एक सरकार के जाने और दूसरी सरकार के आने के बीच में जो एक संदेह की स्थिति पैदा हो सकती है, उससे भारत एक सावधानी के तौर पर इसको देख रहा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं सही समझ रही हूँ? भारत जो है, क्या वो एक प्रिपरेशन कर रहा है कि वीजा वगैरह रोक दो? एक मेंबर पार्लियामेंट आई, तुर्कमेन थी, तुर्कमेन तो लोग तो ऐसे होते हैं, वो उनमें से एक मिनिस्टर थे, हमसे कह रहे थे कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को इंडियन सिटीजनशिप दिलवा दो। आज से नहीं, 20 साल पहले, 15 साल पहले, बिकॉज वी लव इंडिया सो मच। उस लड़के का नाम भी इंदिरा था। तो इंटरेस्टिंग बात है। तो आप कह रहे हैं कि भारत सावधानी बरत रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भारत सावधानी बरत रहा है, गलत बरत रहा है, क्योंकि हुकूमत जो भी आए, निजाम किसी का हो, आपकी कनेक्ट वहां की पब्लिक के साथ होना चाहिए, ना कि ये देख करके, ताक करके कि भाई इस पार्टी का है या उस पार्टी का है। तालिबान में बहुत से लोग जो हैं वतन पसंद हैं, नो डाउट अबाउट इट। वो किसी पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, उसकी गुलामी नहीं करेंगे, ये जाहिर है, मेरे मन में ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन ये बात जरूर है कि कौन सा फैक्शन ऊपर है, कौन सा फैक्शन नीचे, ये तय कर पाना मुश्किल है। क्यों? कि पाकिस्तान किस फैक्शन को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, वही फैक्शन आगे बढ़ेगा। अभी लग रहा है कि हक्कानी फैक्शन है, हक्कानी सिक्योरिटी कंट्रोल कर रही है ऑलरेडी काबुल शहर के अंदर। वो नाम के वास्ते प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो ऐलान किसी का हो जाए नाम, लेकिन बेसिक पकड़ जो है, अगर वो हक्कानी की हुई जी, तो आप ये तयशुरा मानिए कि भारत के लिए बायलैटरल रिलेशनशिप उस हुकूमत के साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा जितना कि चीन के लिए होगा, या रूस के लिए होगा, या अमेरिका के लिए होगा। आनंद साहिब जी, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, इस पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। अभी नई सरकार भी बनेगी, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि इस दौरान एक मानवीय स्तर पर देखा जाए, ह्यूमैनिटेरियन जो बड़ा क्राइसिस वहाँ पैदा हुआ है, बहुत सारे लोगों के वीज़ाज कैंसिल हो गए। देवी रूपा मित्रा की कहानी ज़रूर पढ़िए आप, जिसमें वो अलग अलग केस स्टडीज़ बता रही हैं कि कैसे जो है वो हार्ट पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनके अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहे हैं, वो बच्चे, वो युवा जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ रहे थे, घर वापस गए कोरोना के दौरान और अब वापस नहीं लौट पा रहे हैं, उन सबका भविष्य अधर में लटक गया है। और आनंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकारों की बातें चलती रहेंगी, लेकिन लोग जो हैं, उनकी ज़िंदगियां जो तबाह हो रही हैं, कम से कम अगर हम बचा ना पाएँ तो उसमें एक तरह से ऐड करने का, उसमें जोड़ देने का काम बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।